बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। फिज़िक्स 11th क्लास लेक्चर नंबर 2 के साथ मैं हूं मोहम्मद अरशद। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर के बाद हमारे पास एक रिजल्टेंट वेक्टर आता है। अब हम रिजल्टेंट वेक्टर की ये बातें भी डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में कि रिजल्टेंट वेक्टर किस कंडीशन के ऊपर मैक्सिमम होगा और किस कंडीशन के ऊपर मिनिमम होगा। और उसके बाद आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे वेक्टर की सब्ट्रैक्शन। क्या वेक्टर की एडिशन के साथ फिर क्या वेक्टर को वेक्टर में से सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और हमारे लेक्चर का एंडिंग होगा इस पॉइंट के ऊपर, क्या वेक्टर और स्केलर आपस में मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं या नहीं। अगर वेक्टर और स्केलर आपस में मल्टीप्लाई अगर हो सकते हैं तो रिजल्टेंट हमारा क्या आता है, वो वेक्टर आता है या स्केलर आता है। स्टूडेंट, ये तमाम की तमाम चीज़ें आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। आज का लेक्चर बहुत ही ज़बरदस्त और वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर के बाकी जो तमाम आर्टिकल्स हैं वो इन तमाम बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस कर रहे हैं। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पर हम आते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर। स्टूडेंट, वेक्टर्स की जो एडिशन है एक रूल के तहत होती है जिस रूल का नेम है हेड टू टेल रूल। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट हम डिस्कस कर चुके हैं कि वेक्टर को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वेक्टर के ग्राफिकली दो एंड होते हैं। एक का नेम होता है टेल और एक का नेम होता है एरो हेड। इसका मतलब ये हुआ कि इस रूल में कोई वेक्टर्स के एरो हेड का और कोई टेल का चक्कर है। और इस रूल को कंप्लीट करने के लिए 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। तो हम इन रूल को भी हम साथ साथ स्टडी करेंगे। अब हम क्या करते हैं, 2 वेक्टर हमने कंसीडर किए हैं जिनको हम आज के लेक्चर में ऐड करना सीखेंगे। स्टूडेंट, ये भी बात जहन में रखें, हम 2 वेक्टर को एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं कि हम उनको ऐड कैसे करते हैं। इसी तरह हम वेक्टर्स को एडिशन के लिए 2 वेक्टर भी ले सकते हैं, 3 वेक्टर भी ले सकते हैं और 4 अप टू n वेक्टर भी ले सकते हैं। तो आज के एग्जाम्पल में हम देखेंगे। पहला स्टेप क्या है, ड्रॉ ऑल वेक्टर दैट आर टू बी एडेड। जिन वेक्टर्स को हमने ऐड करना है सबसे पहले उनको ड्रा करें। स्टूडेंट, आपको याद होगा कि जब आप लोअर क्लासेस में थे, जब आपको कहा जाता था 2 और 3 को ऐड करें तो आप क्या करते थे, सबसे पहले आप 2 और 3 को रीड्रा करते थे। कैसे रीड्रा करते थे, आप लिखा करते थे 2, उसके बाद लिखा करते थे 3 और ये लाइन लगाते थे और उसके बाद प्लस का साइन। उसके बाद आपको याद होगा 1 क्लास में तो आप लिखा करते थे जनाब ये 2 है तो जनाब ये 1 लाइन और ये 2 लाइन। उसके बाद 3 है तो 1 2 3, ठीक है जी। और उसके बाद काउंट क्या करते थे 1 2 3 4 5, तो उसके बाद आप लगाया करते थे 5। तो स्टूडेंट, हर चीज़ का एक अपना एक मैकेनिज़्म होता है, ठीक है। तो उसके बाद आपको टीचर वेरी गुड, एक्सीलेंट, शाबाश कहा करती होगी। तो इसी तरह स्टूडेंट, ये जो वेक्टर हैं हमें गिवन होते हैं कि जनाब इन वेक्टर्स को आपने ऐड करना है। तो हमने 2 वेक्टर लिए, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो आज जिनको हम ऐड करने जा रहे हैं, ड्रा ऑल वेक्टर दैट आर टू बी एडेड। ए और बी वेक्टर है जिनको हमने ऐड करना, तो ये हमने ड्रा कर लिया, ठीक हो गया। नंबर 2 स्टेप, जॉइन दी टेल ऑफ सेकंड वेक्टर टू द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। तो ये स्टूडेंट अब हम क्या करते हैं, इसको हम फर्स्ट वेक्टर ले लेते हैं, इसको हम सेकंड वेक्टर लेते हैं, इनको हम रीड्रा करते हैं। तो ये स्टूडेंट हमने क्या कर दिया, इनको रीड्रा कर लिया। रीड्रा का स्टूडेंट मीनिंग ये है कि इस वेक्टर को एज इट आपने पिक करके यहाँ पर ले, दिस इज दी वेक्टर ए। ये वेक्टर ए हो गया, ये हो गया फर्स्ट वेक्टर। उसके बाद इसको हमने सेकंड वेक्टर का नेम दे दिया, इसको एज इट उठाएं और इसको इस जगह पर ले गए। ये जनाब सेकंड वेक्टर हो गया, दैट इज इक्वल टू वेक्टर बी। तो दिस इज दी वेक्टर बी। आपने क्या किया, सेकंड वेक्टर की टेल को फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन कर लिया। एज इट वेक्टर ए, एज इट वेक्टर दिस वन, हमने क्या किया, फर्स्ट वेक्टर के हेड को सेकंड वेक्टर की टेल के साथ ज्वाइन कर लिया, ये स्टेप। उसके बाद लास्ट स्टेप देखें, ज्वाइन दी हेड ऑफ सेकंड वेक्टर टू द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर। फर्स्ट वेक्टर की टेल दिस वन, सेकंड वेक्टर का हेड दिस वन। अब आपने इनको आपस में ज्वाइन कर दिया, ये जनाब ज्वाइन कर दिया।
इस वेक्टर को स्टूडेंट हम एक स्पेशली एक नेम देते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, और रिजल्टेंट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल R से। दिस इज द वेक्टर A एंड दिस इज द वेक्टर B। तो अब आपके पास ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर A प्लस B, जिसको हमने R से रिप्रेजेंट कर दिया। अब स्टूडेंट इसको हम इस तरह भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त हमने A को फर्स्ट वेक्टर लिया था, B को सेकंड वेक्टर लिया था। अगर हम B को फर्स्ट वेक्टर ले लें, जैसा अगर आपको याद होगा भी मैंने आपको एग्जांपल दी है 2 और उसके बाद 3, इसको हम यूं भी ऐड कर सकते हैं 2 3 आंसर 5, 3 2 आंसर 5, इस तरह भी ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब है कि दिस इज द फर्स्ट डिजिट, ये सेकंड डिजिट है। अब 3 फर्स्ट डिजिट है और 2 सेकंड डिजिट है। तो इसी तरह से अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम इनका ऑर्डर चेंज करके देखते हैं। ऑर्डर का मतलब ये है कि ये इनिशियल पॉइंट अब हमने सबसे पहले B लिख दिया, तो ये B इस वक्त हमारा है फर्स्ट वेक्टर, ये B एज इट, लेंथ भी उतनी और डायरेक्शन भी वही। दिस इज द वेक्टर B, ये वेक्टर B है और दिस इज द वेक्टर A, और ये स्टूडेंट वेक्टर आपका A हो गया और इसको इसके साथ मिला दिया। दिस इज द वेक्टर A। अब आप ये देखें, ये है फर्स्ट वेक्टर, ये है सेकंड वेक्टर, इनका रिजल्टेंट क्या हुआ, इनका रिजल्टेंट भी सेम वही का वही आ रहा है। R इज इक्वल टू B प्लस वेक्टर A। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। अब आप स्टूडेंट ये देख सकते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो किस चीज़ के इक्वल है, ये है A प्लस B, और इसको हम ये भी लिख सकते हैं B प्लस A प्लस B इज इक्वल टू B प्लस A। इस वाली जो टेक्निक है, ये वाली जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को हम एक स्पेसिफिक नेम देते हैं जिसका नेम होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को स्टूडेंट हम एक नेम देते हैं, दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसका स्टूडेंट मीनिंग ये हुआ कि वेक्टर एडिशन जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे कर रहा है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बोर्ड में अक्सर औकात आता है। क्या क्वेश्चन ये बनता है, क्वेश्चन स्टूडेंट ये बनता है शो दैट वेक्टर एडिशन इज अ कम्यूटेटिव। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपने क्या करना होगा, आपने स्टूडेंट कंसीडर करना होगा 2 वेक्टर्स A एंड B, उनको आपने ऐड करना है A प्लस B फिर B प्लस A, दोनों का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, सेम, मैथमेटिकली लिख देंगे और उसके बाद ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। और दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम आते हैं कि इसमें जो आपको रेड कलर से जिसको मैंने लिखा है, जिसका नेम है रिजल्टेंट वेक्टर। अब हम रिजल्टेंट वेक्टर को डिस्कस करते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है। रिजल्टेंट वेक्टर इज अ सिंगल वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर इज अ सिंगल वेक्टर होता है whose effect is equal to combined effect of all vector in given direction। मतलब इसका क्या हुआ कि वेक्टर को अंडरस्टैंड करने के लिए एक स्टूडेंट मैं एग्जांपल लूंगा फोर्स की, क्योंकि फोर्स के थ्रू आपको वेक्टर को समझना, मैं लास्ट लेक्चर के अंदर भी मैं आपको बता चुका हूं कि अगर वेक्टर को आपने सही अंडरस्टैंड करना है तो आपको वेक्टर को इमेजिन करनी पड़ेगी फोर्स। अब हम रिजल्टेंट फोर्स या रिजल्टेंट वेक्टर को एक्सपेंड करते हैं इन टर्म ऑफ फोर्स, तो आपको आसानी के साथ समझ आ जाएगा। तो मैक्सिमम रिजल्ट को हम स्टडी करते हैं, मिनिमम रिजल्ट को स्टडी करते हैं, फिर आपको रिजल्टेंट वेक्टर का कॉन्सेप्ट आई होप सो कि आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम सपोज करते हैं कि एक गाड़ी है, ये गाड़ी है जी, इसके ऊपर 2 आदमी फोर्स लगा रहे हैं। एक आदमी ये फोर्स लगा रहे हैं जो कि उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है 4 न्यूटन राइट साइड पर, दूसरा आदमी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है 3 न्यूटन की। अब इसकी सिंपल सा कॉन्सेप्ट स्टूडेंट ये है, एक गाड़ी है, मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं इधर, और साथ मेरे एक छोटा बच्चा है वो भी फोर्स लगा रहा है।
मेरी फोर्स है 4 न्यूटन और छोटे बच्चे की फोर्स है 3 न्यूटन। इसका मतलब है दो वेक्टर किसी बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहे हैं, दो वेक्टर एक बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहे हैं। एक तीसरा आदमी आता है, तीसरा आदमी मुझे, हम दोनों कहता है कि हट जाओ, मुझे भी और साथ वाले बंदे को कहता है जी हट जाओ। मैं अकेला इसके ऊपर फोर्स लगाता हूं। अगर वो स्टूडेंट अकेला इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाए और उसकी फोर्स हो इसी डायरेक्शन में, दैट इज इक्वल टू 7 न्यूटन, तो मैं ये कहूँगा कि दिस फोर्स इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस एंड दिस वन। ये फोर्स दोनों का रिजल्टेंट है। जिस अकेले का, सर मैंने आपको बताया कि रिजल्टेंट वेक्टर इज अ सिंगल वेक्टर जिसका इफेक्ट, जिसका असर तमाम गिवन वेक्टर्स जो अपनी अपनी डायरेक्शन में उन तमाम के कंबाइन इफेक्ट के इक्वल है। इसको हम कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। और साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि रिजल्टेंट वेक्टर का इफेक्ट जब मैक्सिमम होता है तो उस वक्त उनके दरमियान एंगल कितना होता है, ये तमाम चीज़ें आप नोट कर लें। उस वक्त उनके दरमियान एंगल होता है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। मतलब मैक्सिमम रिजल्ट उस वक्त होगा जब उनका एंगल क्या होगा, दोनों फोर्सेस के दरमियान 0 डिग्री होगा। उस वक्त रिजल्ट क्या आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है, जो कि कितना हमने डिस्कस किया था, आ रहा था 7 न्यूटन। अब स्टूडेंट यही एग्जांपल मैं मिनिमम के लिए लेता हूं कि अगर वही बॉडी है, एक बॉडी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है 4 न्यूटन राइट साइड पर और ये फोर्स लगा रहा है 3 न्यूटन लेफ्ट साइड पर। अब मुझे बताओ कि इसके ऊपर नेट फोर्स क्या होगी। नेट फोर्स स्टूडेंट इसके ऊपर ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में होगी और इसकी वैल्यू होगी दैट इज इक्वल टू 1 न्यूटन। ठीक है जी, 1 न्यूटन, क्योंकि इस साइड पर 4 है, इस साइड पर 3 है, तो नेट फोर्स 1 बनेगी और डायरेक्शन क्या होगी, इस साइड पर। अब आप इस चीज़ को ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इस वक्त दोनों के दरमियान एंगल जो है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों के दरमियान एंगल 180 डिग्री। अब स्टूडेंट आपको ये बात समझ आ गई कि जब दो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में होंगी, पैरेलल होंगी, सेम डायरेक्शन में होंगी, सेम डायरेक्शन, दो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में हों, पैरेलल हों, उस वक्त उनका रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा। दो फोर्सेस के दरमियान एंगल 180 हो और उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन हो, अपोजिट डायरेक्शन या एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल, उस वक्त उनका जो रिजल्टेंट होगा दैट इज इक्वल टू मिनिमम होगा। और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म यहां पर आप स्टडी कर लें, दिस इज द मैक्सिमम टाइम। ये एमसीक्यूज पूछा जा चुका है। अब एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म आप देखें, अगर हम एंगल को इंक्रीज कर रहे हैं, थीटा की वैल्यू अगर इंक्रीज कर रही है, कहां से कहां तक इंक्रीज कर रही है, 0 डिग्री से, 0 डिग्री से कहां तक, 180 डिग्री तक, 0 डिग्री से 180 डिग्री तक। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है स्टूडेंट, आप इसको क्लियर कर लें कि अगर आप एंगल दो फोर्सेस के दरमियान, एंगल दो फोर्सेस के दरमियान अगर आप इंक्रीज करते हैं 0 टू 180 डिग्री, तो रिजल्टेंट क्या होगा, देन रिजल्टेंट स्टूडेंट इसका डिक्रीज करेगा, एरो डाउन, डिक्रीज। अगर एंगल इंक्रीज करें, एंगल जब कम था तो रिजल्टेंट मैक्सिमम था। जैसे जैसे एंगल 0 से बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, उन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो डिक्रीज होता जाएगा। अब स्टूडेंट एक चीज़ मैं आपको और भी बताता जाऊँ, इस चीज़ को आप नोट कर लें कि एक बॉडी है, इसी से रिलेटेड मैं यहां पर आपको एग्जांपल देने जा रहा हूं। एक बॉडी है, उसके ऊपर कुछ फोर्सेस लग रही हैं, कुछ फोर्सेस लग रही हैं। एक फोर्स लग रही है 5 न्यूटन, एक फोर्स लग रही है 3 न्यूटन, एक फोर्स लग रही है 2 न्यूटन, ये फोर्स लग रही है दैट इज इक्वल टू, इसको मैं 4 न्यूटन कह देता हूं। अब मुझे बताओ इसके ऊपर नेट फोर्स क्या होगी।
दो चीज़ें हमेशा बतानी होती हैं, उसकी मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, इसको आप अंडरस्टैंड करें। लेकिन आप हमेशा ऐसा क्या करें कि जब भी मैं आपको एमसीक्यूज बताऊं तो आप सबसे पहले उस वीडियो को पॉज करें और पहले आप इसका सोल्यूशन खुद आप कैलकुलेट करेंगे इसका सोल्यूशन क्या आता है। अब स्टूडेंट ये देखें, इन दोनों फोर्सेस जो सेम डायरेक्शन में हैं, इस वक्त इनका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में क्या आ रहा है, इसको मैं कहूँगा इसका और इसका जो कंबाइन, इन दोनों का कंबाइन रिजल्टेंट कितना हो रहा है 8 न्यूटन। और इस डायरेक्शन में 2 और 4 का दैट इज इक्वल टू 6 न्यूटन। इधर 8 इधर 6। अब मैं आपको ये मैं बताऊंगा 8 और 6 इस अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस करेंगे तो रिजल्टेंट होगा स्टूडेंट ओवरऑल 2 न्यूटन। अब आप जरा तवज्जो समझिएगा। अब मैं क्या कह रहा था, ये रिजल्टेंट है, ये 8 रिजल्टेंट है इस फोर्स और इस फोर्स का रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट है 2 और 4 का, ये रिजल्टेंट, ये कंप्लीट का इस पूरे सिस्टम के ऊपर कंप्लीट मतलब चार फोर्सेस लग रही हैं, 1 2 3 4 फोर्सेस का जो रिजल्ट होगा दैट इज इक्वल टू 2 न्यूटन होगा। और वो किस साइड पर होगा, दैट इज अ राइट साइड होगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट। पहले नंबर पर मैंने आपको क्या बताया कि रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होता है, जब एंगल 0 होता है, सेम डायरेक्शन हो, पैरेलल हो। और उसके बाद मिनिमम रिजल्टेंट कब होता है, अपोजिट डायरेक्शन हो, ये फोर्स इधर लगा रहा है, ये इधर लगा रहा है, उस वक्त रिजल्टेंट मिनिमम हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट नंबर, अभी मैंने एक और चीज़ भी बतानी है, जीरो रिजल्टेंट। फिर मैंने आपको ये बताया कि अगर दो फोर्सेस के दरमियान एंगल बढ़ता जाएगा तो उन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो कम होता जाएगा। उसके बाद मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया कि एक बॉडी है, उसके ऊपर 4 फोर्सेस लग रही हैं, 4, 1 2 3 4। इन दो फोर्सेस का रिजल्टेंट ये, इन दो फोर्सेस का रिजल्टेंट ये, इन कंप्लीट फोर्सेस का रिजल्टेंट ये। क्लियर, मैग्नीट्यूड उसकी 2 और डायरेक्शन उसकी राइट साइड पर। चलें जी, हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, मैंने एक पॉइंट लिखा कि जीरो रिजल्टेंट कब होगा। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है कि जीरो रिजल्टेंट किसी भी फोर्सेस का जब उनकी मैग्नीट्यूड इक्वल है कि मिनिमम तादाद उन फोर्सेस की कितनी होनी चाहिए, दैट इज इक्वल टू जस्ट 2। अगर दो फोर्सेस हैं, उनकी मैग्नीट्यूड अगर इक्वल है, एक राइट लगे एक लेफ्ट लगे, उनका रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। उनकी कम से कम तादाद सिर्फ 2 होनी चाहिए। अगर अनइक्वल हैं तो फिर स्टूडेंट उनकी मिनिमम काउंटिंग जो है वो 2 नहीं बल्कि 3 होनी चाहिए। क्योंकि अगर अनइक्वल हैं, एक 4 न्यूटन है एक 5 न्यूटन है, तो क्या वो एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं, जिसका आंसर है नो। इसका मतलब स्टूडेंट ये हुआ कि उनकी कम से कम जो तादाद है वो 3 होनी चाहिए, तब वो कैंसिल कर सकते हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपने जहन में रखना है कि अगर रिजल्टेंट 0 करना है, अगर इक्वल वेक्टर हैं तो उनकी तादाद 2 होनी चाहिए, अगर अनइक्वल हैं तो उनकी काउंटिंग 3 होनी चाहिए। चलें जी, हम नेक्स्ट मूव करते हैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन की तरफ। वेक्टर सब्ट्रैक्शन, जैसा हमने यहाँ पर वेक्टर एडिशन की बात की थी, वेक्टर्स को ऐड किया, अब हम वेक्टर की सब्ट्रैक्शन की तरफ आते हैं। क्या वेक्टर सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं? डेफिनेट बातें हो सकते हैं। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि वेक्टर की सब्ट्रैक्शन का कोई रूल होता है, बिल्कुल रूल होता है, जिसका नेम है हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल, हेड टू टेल रूल के जरिए हम वेक्टर सब्ट्रैक्ट करते हैं। बिल्कुल हम स्टूडेंट यही एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने ए वेक्टर में बी को हमने ऐड किया था, अब हम ए वेक्टर में से बी को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, सेम बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं। दिस इज द वेक्टर ए, ये वेक्टर हमने ए ले लिया, दिस इज अ वेक्टर ए। उसके बाद दिस इज अ वेक्टर बी, और ये आपके पास, मेरे पास, सबके पास हुआ वेक्टर बी। क्वेश्चन अब ये है, हमने अब वेक्टर बी को सब्ट्रैक्ट करना है ए में से। ए को भी कर सकते हैं, ए को भी कर सकते हैं, लेकिन हम इस वक्त क्या करने जा रहे हैं, बी को सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं ए में से। उस सब्ट्रैक्शन से पहले मैं आपको एक छोटी सी टर्म स्टूडेंट समझा दूं, जिसको मैं नेम दे रहा हूं नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर,
व्हाट इज अ नेगेटिव वेक्टर? नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? नेगेटिव वेक्टर स्टूडेंट एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड तो ओरिजिनल वेक्टर के बराबर होती है, लेकिन उसकी डायरेक्शन ओरिजिनल वेक्टर के अपोजिट होती है। मिसाल के तौर पे एक वेक्टर आपके पास अगर ए है तो इसका नेगेटिव वेक्टर क्या होगा भाई? नेगेटिव वेक्टर भाई ये होगा नेगेटिव ए। ठीक हो गया। अब ये पॉइंट याद रखें, इस वेक्टर में और इस वेक्टर में एंगल कितने का होगा? दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट। अगर मैं सपोज इन्हीं में से कोई वेक्टर ले लेता हूं, अगर कोई सी वेक्टर ले लिया, चलें जी मैंने सी वेक्टर ले लिया, ये वेक्टर सी ले लिया, ये वेक्टर सी हो गया। अगर ये स्टूडेंट वेक्टर सी है तो बिल्कुल आपने इसके अपोजिट एक वेक्टर ड्रा कर लिया, इसको आपने नेम दे दिया नेगेटिव सी। नेगेटिव वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड उस ओरिजिनल वेक्टर के बराबर होती है, डायरेक्शन अपोजिट होती है, दोनों वेक्टर आपस में एंटी पैरेलल होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, और एंगल दोनों वेक्टर मीन ये वाला वेक्टर और ये ओरिजिनल वेक्टर। अच्छा, नेगेटिव वेक्टर का फिर एक दफ़ा नेगेटिव ले लें तो फिर ओरिजिनल वेक्टर आ जाता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस वेक्टर का नेगेटिव ले लिया, ये वेक्टर का हमने नेगेटिव वेक्टर ले लिया, ये है जी नेगेटिव वेक्टर बी। अब हम क्या करेंगे, अब हम स्टूडेंट क्या करेंगे, अगर हम इस वेक्टर को इसमें ऐड करेंगे तो वो ऐड हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। लेकिन हम अगर नेगेटिव वेक्टर को इसमें ऐड करेंगे तो वो ज़ाहिरी तौर पर ऐड हो रहा होगा, लेकिन हकीकत में वो सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा। कैसे? मिसाल के तौर पर अगर मैं आप कहता हूँ ये है x और ये प्लस लिख दिया, अंदर मैंने नेगेटिव y कर दिया, तो मुझे बताओ कि ये y ऐड हो रहा है सब्ट्रैक्ट हो रहा है? ज़ाहिरी तौर पर ऐड हो रहा है, लेकिन एक्चुअली वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है। चलें जी, अब हम इसको फर्दर हम कंटिन्यू करते हैं। दिस इज द वेक्टर ए, ये वेक्टर हमने ए ड्रा कर लिया, दिस इज द वेक्टर ए, ये स्टूडेंट वेक्टर ए हो गया, दिस इज द वेक्टर ए, दिस इज द वेक्टर ए, ये वेक्टर ए है। अब हमने वेक्टर बी नेगेटिव बी, इसको हम यहां पर ले, दिस अगर हमने ऐड करना होता, बी को ऐड करते तो इसको ऐसे ले लेते, ऐसे, और उसके बाद रिजल्टेंट यू चला जाता। अब ये है सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, इसका मतलब है कि जिस वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है उसका पहले नेगेटिव लें, फिर ओरिजिनल वेक्टर में ऐड कर दें। ये स्टूडेंट हो गया, अगर सीधी लाइन मैं लगा सकता हूं तो ये हो गई जी सीधी लाइन, और ये हो गया नेगेटिव वेक्टर, और ये बी हो गया, और ये हुआ जनाब पहले वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर का हेड। इसको हम कहेंगे रिजल्टेंट वेक्टर, और इसको हमने नेम दे दिया ए, और ये माइनस और ये बी वेक्टर का। ये है स्टूडेंट रिजल्टेंट वेक्टर। और ये भी बात याद रखें कि सब्ट्रैक्शन किस रूल के तहत हमने की है? हेड टू टेल रूल। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे नहीं करता। मतलब ये है कि ए प्लस बी, ए माइनस बी माइनस ए के इक्वल नहीं होता। चलें स्टूडेंट, हम लास्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ स्केलर। अब स्टूडेंट इसका मीनिंग ये हुआ कि वेक्टर और स्केलर, पहली बात तो है मल्टीप्लाई हो सकते हैं, लेकिन वेक्टर और स्केलर आपस में ऐड नहीं हो सकते। वेक्टर और स्केलर आपस में ऐड नहीं हो सकते, मल्टीप्लाई हो सकते हैं। जब वेक्टर और स्केलर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर वेक्टर ही आता है। जब वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर आपके पास वेक्टर आता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये स्टूडेंट बताऊंगा कि जो स्केलर होता है उसकी कुछ टाइप्स होती हैं, वो हमने डिस्कस करना है। नंबर 1 पर स्केलर, नंबर 1 पर स्केलर, जब कोई स्केलर नंबर n जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। 0 होने का स्टूडेंट मीनिंग ये है कि वो पॉजिटिव होगा। मतलब ये है कि जस्ट नंबर, इसका कोई यूनिट वगैरह नहीं है, जस्ट नंबर है, 6 है, 7 है, 2 है, 3 है। अब उसके बाद नेक्स्ट नंबर पर अगर ये नंबर लेस देन 0 होगा, लेस देन 0 होगा तो डेफिनेट बात है नेगेटिव होगा। अब उसके बाद तीसरे नंबर पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि जब ये कोई डायमेंशनल क्वांटिटी होगी, कोई डायमेंशनल क्वांटिटी होगी, मतलब ये है कि ये कोई मैस हो सकता है, ठीक है जी, मैस हो सकता है। उसके बाद ये कोई
टाइम हो सकता है। मतलब ये है कि ये स्केलर है लेकिन उसका कोई ना कोई यूनिट है। ऊपर वाले जो हमने बात की है वो जस्ट नंबर थे। अब हम इनको स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। पहले नंबर पर स्टूडेंट हम ये देखेंगे कि नंबर वन पर हम डिस्कस करते हैं कि व्हेन n इज ग्रेटर देन ज़ीरो, n इज ग्रेटर देन ज़ीरो, जब n की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो होगी मतलब ये है कि ये क्या हो, पॉजिटिव हो। ये क्या हो जी, पॉजिटिव हो। तो उस वक्त सिचुएशन क्या होगी, जब कोई नंबर, मतलब ये हुआ कि ये है स्टूडेंट आपके पास कोई वेक्टर, ये कोई वेक्टर है, दिस इज अ वेक्टर ए, ये कोई वेक्टर ए है, इसको हमने मल्टीप्लाई किया किसी पॉजिटिव नंबर 2 से, किसी वेक्टर को हमने मल्टीप्लाई किया किसी पॉजिटिव नंबर 2 से। उसके बाद ये क्या होने वाला है, इसके बाद स्टूडेंट ये होने वाला है, इसका जो रिजल्टेंट होगा वो ये हो जाएगा, इसकी लेंथ डबल, मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगी, यानी पॉजिटिव और ये 2 और उसके बाद ए। ये है वेक्टर मल्टीप्लाई होने से पहले और ये है वेक्टर मल्टीप्लाई होने के बाद। जब किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं पॉजिटिव नंबर से, जब किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं पॉजिटिव नंबर से, तो उसकी मैग्नीट्यूड क्या करती है, दैट टाइम बढ़ जाती है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम बढ़ जाएगी, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम बढ़ जाएगी। मैं आपको एक ज़रा एग्जांपल देता हूँ इसकी। मिसाल के तौर पर कोई आदमी मुझे कहता है कि भाई साहब मेरी ज़रा गाड़ी को धक्का लगाएं, गाड़ी मेरी स्टार्ट नहीं हो रही। तो मैं जनाब उस गाड़ी को धक्का लगाता हूँ, गाड़ी को धक्का लगाया, अकेला बंदा धक्का लगा रहा हूँ, अंदर एक भारी भरकम बंदा बैठा है, गाड़ी का भी मैस है और उस बंदे का भी मैस है, गाड़ी हिल नहीं रही। आप ज़रा सोचें कि बंदा जो अंदर बैठा है क्या आवाज़ देगा, मुझे आवाज़ देगा भाई साहब ज़रा और धक्का लाओ। मतलब ये है कि मैं फोर्स लगा रहा हूँ, मैं अपनी फोर्स को मल्टीप्लाई करूँ, पहले से ज़्यादा करूँ। अगर मैं 20 न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूँ, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मैं अब फोर्स 40 न्यूटन लगाऊंगा। इसका मतलब स्टूडेंट ये हुआ कि जब हम किसी वेक्टर को, किसी फोर्स को मल्टीप्लाई करते हैं पॉजिटिव नंबर से, तो हमारी जो ओरिजिनल वेक्टर होता है, जो पहले वाली फोर्स है, दैट टाइम बढ़ जाती है, मैग्नीट्यूड दैट टाइम इंक्रीज करती है, और उसकी डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन क्या रहती है, सेम डायरेक्शन। पहले वाला वेक्टर बाद वाला वेक्टर क्या रहते हैं, पैरेलल। और एंगल फर्स्ट वाला और लास्ट वाला कितना चेंज हुआ, कोई भी चेंज नहीं हुआ, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हुआ। स्टूडेंट ये बात क्लियर हो गई। ये तो हम बात कर रहे थे कि जब कोई स्केलर नंबर पॉजिटिव हो। अब हम स्टूडेंट बात करेंगे अगर स्केलर नंबर पॉजिटिव की बजाय क्या होता है, नेगेटिव। इसको आपने, अगर आपने नोट करना होता है, वीडियो पॉज करके और आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आप इसको रिमूव करने लगा हूं। अब हम बात करेंगे नेगेटिव नंबर की, कि अगर नंबर अगर नेगेटिव है तो फिर क्या सिचुएशन होगी कि जब हम किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे किसी नेगेटिव नंबर के साथ। चलें जनाब, अब हम देखते हैं व्हेन स्केलर इज नेगेटिव का मतलब n इज लेस देन जीरो। इसमें स्टूडेंट क्या होने वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये देखें। इसमें स्टूडेंट ये होने वाला है कि ये आपके पास कोई वेक्टर था, दिस इज द वेक्टर ए, आपने मल्टीप्लाई कर दिया इसको -2 से। जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैग्नीट्यूड इसकी दैट टाइम बढ़ेगी, ये दिस वन, डायरेक्शन, बोलें, नहीं समझ आया, डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, रिवर्स अपोजिट, -2a। तो ये स्टूडेंट आप जहन में रखें, जब हम किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव नंबर से तो उसकी मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगी, लेकिन नेगेटिव नंबर 1 से बड़ा होना चाहिए, ये ज़रूरी है। तो ये क्या हो जाएगी, अब इसकी डायरेक्शन, पहले नंबर पर डायरेक्शन, रिवर्स डायरेक्शन, नेक्स्ट नंबर पर एंटी पैरेलल, और थीटा कितना उसका चेंज हो जाएगा, 180 डिग्री।
आप स्टूडेंट ये देखें, अगर कोई पहले वेक्टर था इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में था, इस डायरेक्शन में था, उसके बाद इस डायरेक्शन से चेंज होकर इस डायरेक्शन में आ गया, तो मुझे बताओ कि ये एंगल कितने का चेंज हो गया? 180 का। ओके जी। अच्छा जी, नेक्स्ट नंबर पर आ जाएं। नेक्स्ट नंबर पर मैंने आपको बताया कि जिस वक्त कोई नंबर जो है वो किसी डायमेंशनल क्वांटिटी होगा। अब हम इसमें एग्जांपल लेते हैं कि अगर लेट्स सपोज कोई बॉडी का मैस है दैट इज इक्वल टू m, ये मैस है, और उसके बाद दिस इज द एक्सेलरेशन। ये है स्टूडेंट एग्जांपल आपके पास, ये मैस है और ये एक्सेलरेशन, तो ये आपको पता है दैट इज इक्वल टू फोर्स। ये आपने न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ा हुआ है, F इज इक्वल टू m और ये A। अगर मैं इसके ऊपर एरो का निशान लगाना चाहूँ तो ये दिस वन और उसके बाद दिस वन। इसका मतलब ये हुआ किसी वेक्टर को किसी ऐसे स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जिसका यूनिट होगा, तो इसका यूनिट कंबाइन होकर इसके यूनिट के इक्वल आ जाएगा। चलें जनाब, अब हम स्टूडेंट एक लास्ट में इसमें एक ज़बरदस्त एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। अगर हम किसी स्केलर नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, ये है स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट, कोई स्केलर नंबर है और वो स्केलर नंबर है आपके पास -1, और उसके बाद ये स्केलर नंबर है +1। आप सिर्फ मुझे ये बताएं, जब स्टूडेंट आप किसी स्केलर नंबर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे किसी वेक्टर को, जब किसी वेक्टर को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड सेम रहेगी। क्या मैंने बोला? उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड सेम रहेगी, डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि 1 से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करें तो उसकी मैग्नीट्यूड क्या रहती है? सेम रहती है। जब हम किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे +1 से, उसकी मैग्नीट्यूड भी सेम और उसकी डायरेक्शन भी सेम, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन भी सेम, मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम। लिख लें, आप नोट कर लें, मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन रिवर्स। अगर स्टूडेंट आपको इस लेक्चर में किसी जगह पर भी कन्फ्यूजन होती है, कोई क्वेश्चन आपको अंडरस्टैंड नहीं होता, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी हमें बताएं। इंशाल्लाह हम आपके क्वेश्चन को जल्द अज जल्द आंसर देंगे। आज का लेक्चर यहाँ तक हुआ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।